आदाब नाजरीन, आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा और आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो हेल्थ और हम में। तो नाजरीन, आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे रमज़ान में आप खुद की सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। रोज़ा रखने से बेहद सेहत से जुड़े कई फ़ायदे होते हैं जिनके बारे में अक्सर जिक्र भी किया जाता है, लेकिन इस दौरान लंबे वक्त तक भूखा रहने से कमज़ोरी और एसिडिटी की समस्या भी आपको हो सकती है। साथ ही सेहत से जुड़े कई ऐसे सवाल भी होते हैं जो इस दौरान हर रोज़ेदार के दिल में ज़रूर आते हैं कि सहरी में आखिर क्या खाना चाहिए, कि दिन भर हाइड्रेट खुद को कैसे रखें, इसके लिए क्या पीना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आज इस खास पेशकश में आपको मिलने वाले हैं। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहनवाज खान। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी की खास पेशकश में। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये है कि रमज़ान के दिनों में शेड्यूल पूरा चेंज हो जाता है एक तरह से, तो क्या कुछ कहना है कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखिए, रमजान में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ज्यादातर पानी दे रहे हैं जी। रमजान में, सहरी में, इफ्तार के बाद पानी को थोड़ा थोड़ा करके पिए। स्पेशली सहरी में ये देखना पड़ेगा कि सहरी के समय आप खा क्या रहे हैं, आपकी डाइट क्या है, जिससे कि आपको पानी ना पीना, मतलब दिन में प्यास ना लगे। सहरी के टाइम आप अंडा खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, आटे की रोटी, जूस, दालें, ताजे फल, दही। इसके साथ साथ आप इसे खाने से आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। आप दिन भर एनर्जी फील करते रहेंगे, आपको पेट भरा हुआ सा लगेगा। और प्यास, ताजे फल और जूस आप खाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको प्यास की शिद्दत महसूस ही नहीं होगी। रमजान की डाइट में आप ताजे फल ले सकते हैं, है ना, और आप जिससे आपको पोषक तत्व मिलते रहें और आपका शरीर जो है हाइड्रेटेड बना रहे। जी। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं शहनवाज जी कि हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और दिन में मिनिमम कितना पानी सहरी में हम ले सकते हैं कि पूरे दिन अपनी बॉडी को हम हाइड्रेट रख सकें? जी, सहरी में आप 1 लीटर पानी जी, उसके साथ साथ आप ताजे फलों का जूस, उसके साथ साथ आप आटे की बनी हुई रोटी, नोट पराठा नहीं खा सकते आप, जिससे पराठा खाएंगे तो आपको प्यास लगना लाजिम हो जाएगी जी। तो आटे की रोटी आप ले सकते हैं, ताजे फलों का जूस ले सकते हैं, दही, स्पेशली दही से क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारा बदन जो है हाइड्रेटेड रहता है ना। और इफ्तार के टाइम पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिन भर आपकी पूरी, अगर आपको थकान, शाम के टाइम में आपको थकान फील होती है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, खजूर से रोजा इफ्तार करेंगे। खजूर में जो होता है वो नेचुरल शुगर होता है और फाइबर होता है, भरपूर फाइबर होता है। चाय नहीं लेनी है, ना आपको इफ्तारी में लेनी है, ना आपको उसमें लेनी है। चाय आप बिल्कुल नहीं, चाय, कॉफी आप ले सकते हैं आफ्टर इफ्तार के 1 से 2 घंटे के बाद जी। और इससे आप खजूर से आप रोजा इफ्तार करेंगे, उसमें आपको फाइबर मिलेगा, फाइबर में आपको एकदम से इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी जी। इफ्तार में हमेशा हल्का खाना खाएं, जिससे कि आपको उल्टी, पेट दर्द और जैसी बीमारियां हो जाती हैं, उल्टी, पेट दर्द, घबराहट, एंजाइटी, तो वो आप अगर हल्का खाना, खजूर और पानी, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेंगे इफ्तार के टाइम पे, कोल्ड ड्रिंक तो लेना ही नहीं है। और खजूर खाने से आपको एनर्जी फील होगी और थकान महसूस जो होती है वो खजूर खाने से नहीं होगी। चावल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और सर, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इफ्तार में जैसे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि इफ्तारी के टाइम पे खाने की शुरुआत लोग करते हैं तो एकदम से बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जिसके बाद में तकलीफ होती है, कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी कुछ और समस्या होने लगती है। तो इफ्तार में शुरुआत किससे करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे फल हैं जो इस टाइम फ़ायदा पहुँचाएंगे वो हमें लेने चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें जैसे तली भुनी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए? तो सबसे पहले इफ्तार के टाइम पे हम क्या, खजूर से रोजा इफ्तार करेंगे। खजूर से रोजा इफ्तार करने के बाद हल्का सा पानी लेंगे। उसके बाद तली भुनी बहुत सारी चीजें जैसे आती हैं, पकौड़ियाँ आती हैं, दही बड़े आते हैं, बहुत सारी चीजें इफ्तार में होती हैं, तो वो न लेकर ताजे फल आते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, आपका एप्पल हो गया, और हल्का फुल्का तरबूज भी, वाटरमेलन वगैरह भी ले सकते हैं, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये कभी कभी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से पेट दर्द की कंप्लेन करने लगते हैं रोजेदार। तो ताजे फल ले सकते हैं आप, और केला वगैरह भी हल्का फुल्का ले सकते हैं तरीके से। खजूर आप ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, एप्पल, ऑरेंज,
ये जितने भी मौसमी और ताजे फल होंगे वो आप ले सकते हैं। तो फिलहाल ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इफ्तार के कितने टाइम बाद हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। जो लोग रात में जी, खाना खा लेते हैं, जैसे 10-11 बजे अगर कुछ लोग खाना खाते हैं, क्योंकि इफ्तार के फ़ौरन बाद भूख नहीं लगती है, और जी, 10-11 जी। बजे खाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि सहरी में फिर खाने का मन नहीं होता। तो खाने का रूटीन बहुत ज़रूरी है, तो वो कैसे होना चाहिए? हाँ, इफ्तार के बाद आप हल्का खाना खाएँ इफ्तार में, इफ्तार के बाद हुँ, नमाज़ के बाद, इफ्तार मगरिब की नमाज़ के बाद 1 घंटे के बाद हुँ, जिस टाइम तराबियाँ पढ़ने का टाइम हो जाता है, तराबी के बाद आप खाना खा सकते हैं। हुँ, वो टाइम पीरियड होगा 9 से 10 बजे तक का। 10 बजे के बाद आप खाना ना खाएँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आप खाने के बाद तुरंत आप सोने चले जाएँगे और सोने जब जाएँगे हुँ, तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल। तो खाना जो सही टाइम है 9:30 से 10 आफ्टर तरावी की नमाज़ के बाद आप खाना खा सकते हैं। जी, और आगे पूरे दिन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे हम लोग ठीक रख सकते हैं? अपनी इम्यूनिटी सिस्टम देखिए, रमज़ान का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आप रमज़ान रखते हैं तो उससे आपकी जिस्मानी ताकत, आपका इम्यून सिस्टम जो है हुँ, बढ़ता ही है। आपको भूख मतलब रमज़ान के फ़ायदे में अगर हम आप देखना चाहेंगे, तो हुँ, रमज़ान का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप जिस्मानी ताकत है, आपका इम्यून सिस्टम है, बढ़ता ही जाएगा। 30 दिन तक जितना भी आप रमज़ान रखेंगे, तो उसमें इम्यून सिस्टम बढ़ता ही जाएगा। जी, सबसे बड़ी बात रमज़ान की यही है कि बहुत सारी जैसे रमज़ान से बहुत सारी बीमारियों से बचा जाता है, जैसे कि अ, हार्ट डिज़ीज़ हुँ, हार्ट डिज़ीज़ हो जाती है, किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है, बीपी जो हो जाता है, वो सब नीचे चला जाता है। हुँ, बहुत नियंत्रित हो जाता है, बीपी नीचे न जाने का मतलब है नियंत्रित हो जाना। कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो नियंत्रित हो जाता है हुँ, और बॉडी की जो एब्नॉर्मल सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा रमज़ान का यही है। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। जी। और इन दिनों ख़ास बात का ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि प्रॉपर नींद नहीं हो जी, पाती है, क्योंकि पूरा जी, जी। शेड्यूल जो होता है वो एक तरह से चेंज हो जाता है। रात के जी, जी, समय जी, जी। उठना, सहरी के टाइम पे, बिल्कुल। फिर सहरी करके वापस सोना, तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? आदमी को मैक्सिमम टाइम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। जी। 6 से 7 घंटे। हुँ, अगर आप 11 बजे सो रहे हैं, 4 बजे जाग रहे हैं, तो दिन में आप 1 घंटा सो लें, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है। दिन में हुँ, आप 1 घंटे सो सकते हैं। 6 घंटे मैक्सिमम टाइम 7 घंटे का होता है। 6 से 7 घंटे आदमी को अगर नींद लेना है, तो वो 6 से 7 घंटे सो ले। उसके बाद अगर आपका 1 आध घंटा आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, आप लेट सो रहे हैं, 12 बजे के बाद 4 बजे उठ रहे हैं 4 घंटे, तो 2 से 3 घंटे की नींद आप दिन में ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि जैसे किसी-किसी को दिल की बीमारी होती है, या फिर कोई हुँ, हुँ, हुँ। डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, उसके लिए रोज़ा हुँ, हुँ, रखना हुँ। कैसे सही होगा और किन चीज़ों का ख़्याल रखना होगा? देखिए, अगर कोई हार्ट पेशेंट जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हुँ, बढ़ा हुआ जाता है, हुँ, जिसका बीपी बढ़ा हुआ जाता है, जी, तो उसके लिए रोज़ा रखना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि रोज़ा रखने से आप पानी कम पिएँगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहेगा, हुँ, आपका बीपी जो है वो भी नॉर्मल रहेगा। ऑक्सीडेटिव तनाव जो होता है, जो ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, वो भी कम होता जाता है, जो कि कैंसर की सेल्स को कैंसर की सेल्स जो एब्नॉर्मल सेल्स होती हैं, उन्हें रोकता है, उनके विकास को रोक देता है। हुँ। तो कहीं न कहीं रोज़ा जी, रखना जो दिल की बीमारी के लोग हैं या फिर जो डायबिटीज़ के लोग हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद जी, होता है। कौन-कौन सी ऐसी जी। चीज़ें हैं जिनको इफ्तार में उनको लेना चाहिए, जिससे वो भी फ़ायदा पहुँचाएँगी? जैसे कि दिन में आपको तो कुछ खाना ही नहीं है, हुँ, आपको इफ्तार में अगर हल्का खाने के साथ में आप दही ले लेते हैं, सुबह के टाइम पे दही ले लेते हैं, तो हाइड्रेटेड भी रहेंगे। दही मेरी नज़र में दही सबसे बेस्ट है। हुँ, ग्रीक अ, होता है ग्रीक दही, हल्का-सा येलोइश होता है वो, तो उसमें फैट भी कम होता है। तो वो अगर आप दही खाएँगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप खट्टी चीज़ें खाएँगे तो एसिड बनता रहेगा बॉडी में, पेट में एसिड बनता रहेगा। हुँ, आपको कभी-कभी डिहाइड्रेशन की कंप्लेन होने की वजह से आपकी और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लाइक एसिड बन सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो सकता है।
तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप दिन में सुबह और शाम में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। सर एक चीज़ और आपसे जाननी थी कि रोज़े के जी, टाइम जी। में अपनी सेहत का जी, जी। ख़्याल तो हम रखते हैं, किन-किन चीज़ों को हमें खाना चाहिए, ये बिल्कुल। सब चीज़ें आपने अभी बताई। लेकिन इन पूरे जी, जी। रूटीन में एक्सरसाइज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए? रोज़े में नमाज़ सबसे बड़ी एक्सरसाइज़ है। जी। है ना? नमाज़ अगर आप रोज़े में इस्लामिक लिहाज़ से देखेंगे तो रोज़े में सबसे बड़ी नमाज़ जो है वो एक्सरसाइज़ का ही वर्क करेगी। आप तराबियाँ पढ़ते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी बॉडी के जो मस्कुलर चेंजेज़ होते हैं, मसल्स चेंजेज़ आते हैं हुँ, और स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सबसे बड़ा रोज़े में तरावी ही एक्सरसाइज़ होती है। जी। और अगर वैसे अगर करना चाहें तो रमज़ान में सबसे पहले सहरी के वक़्त उठ के अपना हल्की सी एक्सरसाइज़ करेंगे आप। हुँ, उसमें आप पानी पीते रहेंगे, हल्की सी एक्सरसाइज़ करने के साथ पानी पीते रहेंगे। जंक फूड और तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएँगे सहरी में, वरना आपको प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा लगेगी। हुँ, सहरी में आप अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना बेटर है हुँ, और रोज़ारों को इन बातों का ख़्याल रख के अपने रोज़े को पूरे करें। जी। अगर आप अपनी सहरी में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हुँ, अच्छी चीज़ों का लाइक दही, ताज़े फलों का जूस, तो पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। जी। और प्रोटीन और जंक फूड तो फाइबर की पूरी तरीके से कौन-कौन सी अवॉइड ऐसी करना। चीज़ें हैं जिससे भरपूर डाइट लेने से एनर्जी भी बनी रहे और प्रोटीन, फाइबर भी हमको मिलता रहे? चिकन सबसे अच्छा ऑप्शन चिकन का होता है। जी। आप रेड मीट नहीं खाएँगे, हुँ, चिकन में प्योर प्रोटीन होगा, आपको फाइबर के लिए आपको खजूर हुँ। है ना? चिकन भी फाइबर के लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। फाइबर खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी हाइड्रेटेड फूड कौन-कौन से हैं जो हम लोग इफ्तार में ले सकते हैं? हाइड्रेटेड फूड आपका जूस, हुँ, सबसे पहले जूस, जी। पानी, है ना? ताज़े फल, हुँ, दही, ये सब चीज़ें आप सहरी में ले सकते हैं। ये आपको पूरे दिन एनर्जी देगी हुँ। और प्यास की शिद्दत को कम करेगी। बाकी जैसे ज़्यादा नमक वाला खाना होता है या फिर हम चीनी का इस्तेमाल आम तौर पर करते हैं और बताया भी ये भी जाता है कि शुगर जो है कहीं न कहीं सेहत के लिए काफ़ी हार्मफुल रहती है। तो उस चीज़ से कैसे जी, बचें और जी। किन-किन चीज़ों को अवॉइड करें? सबसे पहले शुगर अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और हुँ, वो रोज़े रखना चाहता है, तो जितनी भी चीज़ें हैं शुगर से रिलेटेड लाइक चीनी, कॉफ़ी, कैफ़ीन और आपका आलू, पोटैटो ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे, हुँ, डायबिटिक पेशेंट। हुँ, हार्ट के पेशेंट नमक बिल्कुल ना के बराबर लें, है ना? और जूस वग़ैरह लेते रहें हल्का-फुल्का, हुँ, ज़्यादा जूस भी नहीं लेना है उन्हें और खजूर डायबिटिक पेशेंट खजूर ना खाए वो ज़्यादा अच्छा है। जी। बाकी रोज़े के दौरान कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें सावधानी से बरतनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए? कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें? रोज़े में सबसे बड़ी बात ये है कि आप आलू नहीं खाएँगे, खाने की चीज़ों सबसे पहले बात करते हैं खाने की। आप जी। आलू नहीं खाएँगे, कैफ़ीन नहीं लेंगे, चाय, कॉफ़ी ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे। ज़्यादा घूमना इस टाइम जैसे-जैसे रोज़े आगे बढ़ रहे हैं और गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो जहाँ तक हो बाहर निकलने से हवादार जगह बैठें, वहाँ रहें। हुँ, ऑफ़िशियली वर्क करने वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो दिन भर मज़दूरी करते हैं, उनसे बस यही है कि उन्हें प्यास की शिद्दत बढ़ती जाएगी, तो उन्हें रोज़ा रखना आगे चल के परेशानी होगी। तो जहाँ तक हो बस घर पे रहें रोज़ा रखने वाले और जो ऑफ़िशियली वर्क करते हैं, वो ऑफ़िशियली वर्क करें, हुँ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है और जंक फूड अवॉइड करना है उन्हें हुँ। और नमाज़ को अपनी व्यायाम के तौर पे, एक्सरसाइज़ के तौर पे रहने ही रखना है। तो यही सब चीज़ें रखना चाहिए और खाने-पीने की चीज़ों में स्पेशली ताज़े फल, जूस, हुँ। दही ये इस्तेमाल करते हैं। शहनवाज़ जी आपने वैसे रमज़ान से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जिसको जी, हम लोग अमल में लाकर अपनी सेहत का ख़्याल रख सकते हैं। लेकिन अगर जी, आम दिनों की बात करें तो इंसान को कब-कब अपने बॉडी चेकअप पे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि एक टाइम होता है कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक अपना एक बार बॉडी चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। तो थोड़ा डिटेल में मैं आपसे इसको जानना चाहूँगी कि बच्चों के लिए वो टाइम क्या है या बड़ों के लिए या फिर बुज़ुर्गों के लिए? क्या-क्या समय है कि सबको एक बार अपने बॉडी की जाँच ज़रूर करानी चाहिए?
बच्चों का इम्यून सिस्टम पहले से ही स्ट्रांग होता है। यंग एज के लोगों का और ज्यादा स्ट्रांग होता है। जी। ठीक है, बच्चों को चेकअप के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन उन्हें गंदगी वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। बच्चों को स्पेशली माँ बाप को उनकी केयर करना चाहिए। जो बड़ी एज ओल्ड एज के लोग हैं उन्हें रूटीन चेकअप साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगता रहे कि ये कहीं हार्ट पेशेंट तो नहीं, हम आगे जाके किसी और चीज में मुब्तला तो नहीं होते जा रहे हैं, डायबिटिक तो नहीं होते जा रहे हैं। रूटीन चेकअप में आपका डायबिटीज चेकअप वगैरह, कोलेस्ट्रॉल चेकअप, ये सारी चीजें एक साल में 50+ एज वालों को कराते रहना चाहिए। जी। बाकी कैसे गर्मियों में भी कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं गर्मियों के टाइम? पानी ज्यादा पीते रहें। अगर रोजे में आफ्टर रोजे की बात करें हम, तो पानी ज्यादा 5 से 6 लीटर पानी अगर रोज पीते रहेंगे तो एक्स्ट्रा टॉक्सिन वाया यूरिन बाहर होते रहेंगे। उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। कॉन्स्टिपेशन, बहुत जंक फूड खाने वाले उन्हें कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन, उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती रहती है। तो जहां तक हो वो चीज अवॉइड करके पानी ज्यादा पिए गर्मी में। और हेल्दी रहने का सबसे अच्छा तरीका है गर्मियों में पानी पीना। जी। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आमतौर पर जैसे रमजान के दिन चल रहे हैं, तो इस दौरान किस तरह की बीमारियां देखी जाती है, या फिर आपके पास में पेशेंट आते हैं तो ज्यादातर बीमारी किस तरह की होती हैं? इस टाइम बच्चों को स्पेशली जो बीमारियां चल रही हैं वो मोशन की, डिहाइड्रेशन की, वायरल फीवर भी चल रहा है, और हल्का फुल्का यही चल रहा है। वायरल का टाइम है इस टाइम, सिर्फ वायरल गर्मियों से मौसम कन्वर्ट हो रहा है, सर्दियों से गर्मियों में आ रहा है, तो वायरल इन्फेक्शन फैलने के ज्यादा खतरे रहते हैं। और बाकी बचाव रखिए, साफ सफाई रखिए, और साफ सफाई रखने के साथ खान पान पे अपने ध्यान रखिए, पानी ज्यादा पीजिए, तो ये रहेगा कि बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और अगर कभी बुखार आता है 1-2 दिन में नहीं जाता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी। अब बाकी हम लोग देखते हैं आमतौर पर बच्चों की अगर बात करें तो खाते समय उनके हाथ में फ़ोन रहता है, और फ़ोन पर देखते देखते ही वो खाना खा रहे होते हैं। कितना उनकी सेहत के लिए सही है या फिर कितना खतरनाक? देखिए, फ़ोन तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा, एक तो रेस का फ़र्क पड़ता है। जी। पहला, बच्चों के पास बहुत सारी रेस हैं, 5G 4G बहुत सारी अब तो वो चलने लगी, तो बहुत इसका ही सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। उनकी याददाश्त पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, उनके कानों में प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने स्पेशली अपने पेशा एज़ ए पीडियाट्रिशियन मैंने यही देखा है कि बहुत सारे बच्चे चिड़चिड़े होते चले जाते हैं फ़ोन यूज़ करने की वजह से। तो जहाँ तक वो माँ बाप को अपने बच्चों को केयर करना चाहिए कि फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कि इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि फ़ोन तो बहुत ही ज़्यादा गलत है बच्चों के लिए, तो फ़ोन से दूर रखवाइए और उनके खान पान पे, उनकी केयर पे ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस जो है वो लोगों के लिए आम समस्या बन चुकी है। किसी भी एज कैटेगरी के लोग हों, चाहे वो युवा हों या फिर काफ़ी बुजुर्ग हों, सबको मेंटली स्ट्रेस रहता ही रहता है। तो उसको कैसे रिलीव कर सकते हैं? कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका ख्याल करके हम इसको कम कर सकते हैं? देखिए, मेंटली स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे पहली चीज है नींद। नींद आप कितनी लेते हैं? 6 से 7 घंटे सो रहे हैं। दूसरी चीज है रिलैक्स कैसे करते हैं अपने आप को, ठीक है। तीसरी चीज है कि सोशल नेटवर्क आपका कितना स्ट्रांग है, वक्त के साथ आप कितना नया सीख रहे हैं। अगर आपको डाइट की वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो आप डाइट को कैसे चेंज कर रहे हैं। दूसरों की मदद देने या लेने में संकोच तो नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने मानसिक तनाव के लिए दूर हो सकते हैं। लोगों से जुड़ें, सबसे अच्छी बात है लोगों से जुड़ें। परिवार के जो फैमिली होती है, फैमिली के सदस्यों और दोस्तों तक पहुंचे। अपनी जो फीलिंग्स होती हैं या कोई टेंशन्स होती हैं दूसरों से शेयर करें। इस तरीके से आप अपनी चीजों को दूर कर सकते हैं। और ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ते रहें, लोगों से खुशी खुशी मिलते रहें, आपका तनाव कम होगा। देखिए, आजकल की जिंदगी बहुत स्ट्रेस वाली है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली है। उससे दिन भर काम करने के साथ आपको थकान फील होगी, है ना, बहुत सारी चीजें होगी। बहुत दिन में आप ऑफिस टाइम पर आप बहुत अलग अलग टाइप के खाने खा लेते हैं, तो उस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी थकान दूर रखने के लिए पूरा रेस्ट लेना चाहिए। और खाने के लिए ये है कि अपने डाइट में स्पेशली स्ट्रॉबेरी,
और ब्लूबेरी, जामुन आदि फल खाएं, जो कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है, कि आप तनाव और चिंता से राहत पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल लोग खाने में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं नॉनवेज का, चिकन का, रेड मीट का, तो कितना सही है, या फिर खाने के कितने टाइम बाद मतलब उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम देना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऑफिसेज में हम लोग खाना खाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, उसके बाद हमें बीमारियां होने लगती हैं। तो इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, इस चीज़ का ख्याल कैसे रख सकते हैं? थोड़ा डिटेल में आपसे इसका आंसर चाहूँगी। मैं इस चीज का बारे में आपको अच्छे से बताना यही चाहूंगा कि रेड मीट, अकॉर्डिंग टू मैं, रेड मीट बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए जी। देखिए, रेड मीट डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। रेड मीट, चिकन आप खा सकते हैं। रेड मीट में अगर आपको खाना है तो मटन आप ले सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, और बाकी रेड मीट और तो मैं अवॉइड ही करने को बोलूंगा। अगर आपको रेड मीट खाना ही है तो मछली आप ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, और चिकन ले सकते हैं जी। इनका डाइजेस्ट होने के लिए बहुत कम टाइम है। रेड मीट के उसमें बहुत कम टाइम चाहिए, कम टाइम में डाइजेस्ट हो जाता है जी। बाकी ऑफिसेज में जैसे हम लोग रहते हैं, खाने के बाद कितनी देर तक हमें टहलना चाहिए, या कैसे उसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं? 15 मिनट से आधा घंटे आपको इधर उधर ऑफिस में स्पेशली लोग टहलते ही रहते हैं अगर खाने के बाद, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर लोग डायरेक्ट जाके कुर्सी पे, चेयर पे बैठ के काम करने लगे, ऑफिशियली वर्क करने लगे, या फिर वर्क करने लगे, कंप्यूटर वर्क करने लगे, तो उन्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, पेट दर्द की कंप्लेन होगी, आज नहीं तो कल होगी जरूर। क्योंकि वहाँ का जो मीट का जो फैट वगैरह होता है वो आंतों में जमा होने लगेगा, जिससे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम आगे चल के आएगी जी। तो कहीं ना कहीं रोज़ा रखने के बाद में कुछ चीज़ों का ख्याल करके अपनी सेहत को हम सही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शहनवाज खान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा के लिए। शुक्रिया। तो फिलहाल हेल्थ और हम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब।